फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएस स्टोरीज। सो फ्रेंड्स, यह कहानी है कांता जी और धीरेन्द्र जी की, जिनका एक इकलौता बेटा सुरेश था। योगेश का दोस्त विनीत विदेश से वापस आया था और गाड़ी चलाते वक्त रात में उसकी गाड़ी से दो बुढ़े बुढ़िया टकरा गए, जिससे उन्हें बहुत चोट लगी। और जब विनीत ने यह बात अपने दोस्त को बताई कि मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, मेरे साथ यहाँ कुछ लफड़ा हो गया है, तब योगेश पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम वापस आने में इतना समय लगा रहे हो। तुम्हारी डील पक्की नहीं हुई है क्या, या फिर कोई और प्रॉब्लम है? तभी योगेश के दोस्त विनीत ने कहा, नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब मैं वापस आ रहा था तो दो लोगों का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया। रात के अंधेरे में मुझे भी ठीक से दिखाई नहीं दिया और साथ साथ बारिश भी बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी के शीशे पर बारिश की बूंदें पड़ने की वजह से मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। और शायद वह लोग बुजुर्ग थे तो उन्हें भी सही से दिखाई नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हीं को लेकर मैं हॉस्पिटल आया हूँ और मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। योगेश सोचने लगा, पता नहीं अब ये नए केस में फंस गया। मुझे वापस जाना होगा ताकि इसकी मदद कर सकूं। पता नहीं कैसे कैसे इस लफड़े से बाहर निकलेगा। वैसे भी इसका कोई काम मेरे बिना तो पूरा होता नहीं है। ऐसा सोचकर विनीत भी वापस अपने देश आया हुआ था और उसके साथ साथ योगेश भी आ गया और आकर अपने दोस्त को फोन किया और वह पूछने लगा कि तुम कहाँ हो। और मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। मैं जानता ही था कि तुम मेरे बिना कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। और उसने ऐसा कहकर अपने दोस्त को खूब डांट लगाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त विनीत ने कहा, अच्छा ठीक है यार, गलती इंसान से ही होती है और उसका हर्जाना करने के लिए मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। तुम भी इसी अस्पताल में आ जाओ। और ऐसा कहकर उसने उसके पास एड्रेस सेंड कर दिया। फिर योगेश भी उस अस्पताल में पहुंच गया और उससे कहने लगा कि वह बुजुर्ग कहाँ है जिनका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। मैं भी एक बार उनसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ, जो भी काम तुमने किया है उसके लिए। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त को घूरने लगा तो विनीत ने चुपचाप उंगली से इशारा करते हुए कहा कि वह दोनों उस कमरे में है। योगेश जैसे ही कमरे में घुसा और उसने बेड पर लेटे हुए उन दोनों बुजुर्गों को देखा तो उसके हाथ से फलों की टोकरी नीचे गिर गई और उन्हें देखकर वह चौंकता रह गया। विनीत ने जैसे ही आवाज सुनी कुछ गिरने की, वह तुरंत ही अंदर जाकर पूछने लगा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है योगेश? तुम इन दोनों को देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो गए? क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? तब योगेश अपने दोस्त विनीत की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ यार, यह तो मेरे। इतना कहकर योगेश की आंखों से आंसू निकलने लगे। तब विनीत बोला, यह तो तुम्हारे? कौन कौन है यह तुम्हारे? ऐसा कहकर वह उससे पूछने लगा। तभी योगेश अपने दोस्त विनीत को सारी बात बताने लगा कि यह मेरे चाचा जी और चाची जी हैं। तब योगेश का दोस्त बोला, अच्छा, तो यह तुम्हारे वही चाचा चाची हैं? तो योगेश ने कहा, हाँ,
यही मेरे चाचा चाची हैं, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। मेरे माता पिता के मुझे छोड़कर चले जाने के बाद इन्होंने ही मेरी परवरिश की है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतनी रात में यह दोनों सड़क पर क्या कर रहे थे। तभी उसका दोस्त विनीत कहने लगा, वह तो इन दोनों के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वह तो चाचा चाची जी के होश में आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यह दोनों सड़क पर क्या कर रहे थे इतनी आधी रात में, कि इन दोनों का एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से हो गया। योगेश की आवाज सुनकर धीरेन्द्र जी और कांता जी को थोड़ा होश सा आया। तभी योगेश ने उनसे कहा, आप दोनों इतनी आधी रात में सड़क पर क्या कर रहे थे? और क्या सुरेश को इस बारे में पता है चाचा जी, चाची जी? मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपना ध्यान रखना, लेकिन आप लोगों को तो अपनी कोई परवाह ही नहीं है और ना ही आपको मेरी कोई परवाह है। तभी तो आपने मेरा कहना बिल्कुल नहीं माना और अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा। अब मैं सुरेश को फोन करता हूँ और उसे आपके बारे में सब बताता हूँ। तब उसके चाचा चाची उसे रोकते हुए बोले, आज हमारी जो यह हालत है ना, तुम्हारे छोटे भाई सुरेश की ही बदौलत है। उनकी यह बात सुनकर योगेश चौंकता हुआ बोला, क्या? यह आप क्या कह रहे हैं चाचा जी, चाची जी? मेरे जाने के बाद सुरेश ने आप दोनों की जिम्मेदारी लेने का मुझसे वादा किया था और उसने कहा था कि वह आप दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? योगेश के चाचा चाची ने उसे सब कुछ बताना शुरू किया और उसके दोस्त को भी सारी कहानी शुरू से अंत तक सुनाई कि धीरेन्द्र जी और कांता जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उनके बड़े भाई राजेश जी का भी एक बेटा था जिसका नाम योगेश था। योगेश अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत इज्जत भी करता था। योगेश के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। जब वह 10 साल का था तो उसी वक्त उसके माता पिता अपने छोटे भाई धीरेन्द्र जी के घर उनसे मिलने आ रहे थे और उस समय एक्सीडेंट होने के कारण धीरेन्द्र जी के बड़े भाई और उनकी भाभी का देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने भतीजे योगेश को अपने बेटे की तरह अपने ही घर में रखा था। योगेश तो धीरेन्द्र जी के बेटे को अपना छोटा भाई ही मानता था, लेकिन सुरेश उसे अपना भाई नहीं मानता था और वह हमेशा ही उससे नफरत किया करता था कि जब से यह आया है, इसके आने से मेरा प्यार बढ़ गया है। मुझे इतना प्यार नहीं करते अब जितना पहले किया करते थे। इसके आने से मेरे कपड़े, खिलौने, यहाँ तक मेरे माँ बाप का प्यार भी अब तो हम दो लोगों में बंट गया है। और इसी बात से वह योगेश से धीरे धीरे नफरत करने लगा और धीरे धीरे उसकी ये नफरत इतनी बढ़ गई कि वह उसे एक आंख न भाता था। सुरेश अपने ताऊजी के बेटे योगेश को अपना भाई नहीं मानता था। योगेश पढ़ने में भी बहुत होनहार था। वह चाहता था कि वह विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और उसके माता पिता के सपनों को पूरा करे। वह यह भी जानता था कि उसके चाचा जी और चाची जी की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह उसकी पढ़ाई विदेश में करवा सके। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए पहले तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और एक प्राइवेट जॉब की, जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। और जब वह कॉलेज में गया
तो उसने इंटर कॉलेज की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास की और स्कॉलरशिप बेस पर विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला, जिससे वह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी आकर उसने अपने चाचा जी से और चाची जी से यह बात कही, जिसे सुनकर वह दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हुए और सोचने लगे कि आज उनके भाई का सपना पूरा हो जाएगा, जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था। और अब वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश भी चला जाएगा। यह सब सुनकर वह लोग बहुत खुश थे, लेकिन उधर सुरेश यह सब सुनकर जरा भी खुश नहीं था। उसे तो योगेश की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी, जिसके चलते वह अपने परिवार और भाई को अपना दुश्मन समझने लगा और पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान नहीं लगाता था। और जितना होशियार योगेश पढ़ने लिखने में था, सुरेश उसके बिल्कुल ही उल्टा था। ना ही तो पढ़ने में होशियार था और ना ही वह कुछ और काम ढंग से किया करता था। वह हर समय बस कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता था कि जैसे हो पढ़ता वैसे ही वह योगेश को दुख पहुंचा सके, और जैसे ही उसे मौका मिलता वैसे ही वह ऐसा ही किया करता था। उसकी यह हरकतें योगेश के चाचा चाची को भी समझ आती थीं, लेकिन वह लोग उससे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वह उसे जितना भी कुछ कहते वह उनकी बातों का उल्टा ही मतलब निकाला करता था। और अब योगेश भी पढ़ने के लिए विदेश चला गया था, तो सुरेश ने यहीं शहर में रहकर एक नौकरी करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि सुरेश की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और योगेश ने भी विदेश में अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब उसकी वहां अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। और इधर वह अपने चाचा चाची से मिलने के लिए भी बहुत बेताब था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने देश में वापस आने का फैसला किया और वह उनसे मिलने के लिए वापस आ गया। उसे देखकर उसके चाचा चाची तो बहुत खुश हुए, लेकिन वहीं उसके भाई को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह उससे कहने लगा कि तुम अब वापस कब जाओगे। उसकी यह बात सुनकर योगेश के चाचा चाची बोले, अरे बेटा, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई आज ही तो यह आया है और तुम अभी से इसके जाने की बात करने लगे। तब योगेश ने कहा कि मैं अब वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं रहकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा और अब मैं यहाँ चाचा चाची के ही साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं उन दोनों की ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो उन दोनों की भी उम्र हो चली है और अब काम करने की उनकी उम्र नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ रहूं और उनकी देखभाल करूं। इतना सुनकर सुरेश बोला, यह मेरे माता पिता हैं और उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम वापस विदेश लौट जाओ। बेहतर रहेगा कि तुम अपनी वहीं नौकरी करते रहो और वहीं पर रहो। यहाँ आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वह योगेश को कुछ कुछ बातें सुनाने लगा। उसकी बातें सुनकर योगेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने चाचा चाची की वजह से सारी बातें सुन रहा था और उसने योगेश से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो
ऐसा कहकर वह अपना सामान लेकर जाने लगा। तभी उसके चाचा चाची ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे। योगेश, जितना हक सुरेश का इस घर में है उतना ही हक तुम्हारा भी है। आज तो इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और यह बड़े छोटों की इज्जत भी करना भूल गया है। मुझे लगता है कि हमने इसे ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। इसको जरा तमीज सिखाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने यह फैसला किया है कि अब हम तुम्हारी और सुरेश की दोनों की शादी कर देंगे और फिर तुम दोनों को इस घर की सारी जिम्मेदारियां बांट दी जाएं, जिससे हम दोनों भी उन जिम्मेदारियों से आजाद हो सकें और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहें। तभी उनका छोटा बेटा सुरेश बोला, इस घर का बंटवारा क्यों होगा? जब आप लोगों का इकलौता बेटा मैं हूँ, तो यह सब तो मेरा ही होगा ना। आप इसका बंटवारा नहीं कर सकते और ना ही इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तब कांता जी बोली, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? यह तो हम फैसला करेंगे कि हमें अपनी जमीन जायदाद किसके हवाले करनी है। उनकी यह बात सुनकर उनका छोटा बेटा बहुत आग बबूला हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझें। अब से मैं भी भैया के साथ खुशी खुशी इस घर में रहूंगा। और वह उनके सामने अच्छा बनने का दिखावा करने लगा। उसकी यह सब बातें सुनकर योगेश को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि योगेश तो उसे बचपन से ही अपना छोटा भाई मानता था। लेकिन वह तो वही था कि योगेश को अपना भाई नहीं मानता था। लेकिन आज उसकी यह बातें सुनकर योगेश को बहुत अच्छा लगा कि सुरेश भी उसे अपना बड़ा भाई मानने लगा है। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी करवा दी गई। सुरेश की शादी तो उसके माता पिता की मर्जी से ही करवाई गई थी, लेकिन योगेश की शादी उसकी मर्जी से की गई थी। योगेश के चाचा चाची को यह पता चला कि योगेश को विदेश में अच्छी कंपनियों से ऑफर आ रहे हैं, लेकिन वह हमारी वजह से मना कर रहा है। तो उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अब तो तुम्हारा छोटा भाई और उसकी पत्नी भी है। हमारा ध्यान वह लोग बहुत अच्छे से रख लेंगे और अब तो उसकी भी अकल ठिकाने आ गई है ना। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगे। उसको समझाकर विदेश जाने के लिए मना लिया और साथ में उसकी पत्नी को भी उसके साथ भेज दिया। योगेश और उसकी पत्नी वापस से विदेश आ गए और वहां योगेश का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। यहीं दूसरी तरफ सुरेश, जो कि अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था, धीरे धीरे वह अपना असली रूप दिखाने लगा और उसने अपने माँ बाप को धीरे धीरे सताना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी और धीरे धीरे उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी अपने सास ससुर को बहुत परेशान किया करते थे। वह अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और साथ साथ उन दोनों को अपने माता पिता एक आंख भी नहीं भाते थे। ना ही तो उन्हें समय से खाना देना और ना ही उनका ख्याल रखना और घर का सारा काम उन्हीं से करवाना और ऊपर से खरी खोटी सुनाना, वह अलग। वह लोग यह सब बर्दाश्त कर रहे थे और सोच रहे थे कि जब योगेश को इस बारे में पता चलेगा
तो उस पर क्या बीतेगी। यही सब सोच सोच कर वह योगेश को कुछ नहीं बताते थे। जब भी योगेश का फोन आता, वह उनका हालचाल पूछता, तब वह लोग उसे कुछ भी नहीं बताया करते थे, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह फिर से वापस यहीं आ जाएगा, जो कि वह लोग नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने बेटे की शिकायत योगेश से नहीं की और उनका बेटा सुरेश उनकी शरीफाई का नाजायज फायदा उठाया करता कि मैं इन लोगों पर कुछ भी जुल्म करता रहूं। यह लोग योगेश से तो कुछ कहेंगे नहीं और ना ही वह वापस आएगा। अब तो यह सब मेरा ही है और जब तक यह बुढ़े बुढ़िया मरेंगे नहीं, तब तक यह सारी जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं होगी। वह यह बात अपनी पत्नी से कर ही रहा था कि कांता जी ने उसकी यह सारी बातें सुन लीं और जाकर अपने पति धीरेन्द्र जी से उनके बेटे की हरकत के बारे में उन्हें बताया कि आज सुरेश और उसकी पत्नी हम दोनों को मारने के बारे में बातें कर रहे थे। यह बात सुनकर धीरेन्द्र जी के तो पैरों तले जमीन निकल गई कि उनका अपना सगा बेटा आज पैसे के लालच में आकर उन्हें और उनकी पत्नी को मारना चाहता है। और दूसरी तरफ वही योगेश है, जो कि हमारा भतीजा है, लेकिन वह हमेशा हमें अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है और अगर उसे इस बारे में पता चला तो वह जाने क्या ही करेगा। यह बात सोचकर वह दोनों कहने लगे, जब तक अभी हमारी योगेश से बात नहीं होगी तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि क्या पता कि यह लोग हमें खाने में ही कुछ मिलाकर दे दें। और ऐसा कहकर वे लोग सोचने लगे कि अब हमारा यहाँ रहना सही नहीं है, हमें अब यह घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। और इधर उन दोनों के पास उनका अपना फोन भी नहीं था कि वह ये सारी बातें योगेश को बता सकते। और वह सुरेश के ही फोन से योगेश से बात किया करते थे और बात करते समय सुरेश भी उन दोनों के सामने खड़ा रहा करता था कि कहीं यह हमारी चुगली योगेश से न कर दें। बेशक वह योगेश से नफरत करता था, लेकिन वास्तव में वह योगेश से डरता भी था, क्योंकि उसे यह पता था कि योगेश अपने चाचा चाची के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए वह जब भी अपने माता पिता की बात योगेश से कराया करता तो खुद भी वहीं पास खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुना करता था। और यह सब कांता जी और धीरेन्द्र जी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो वे हमेशा ही योगेश से फोन पर सुरेश की तारीफ ही किया करते थे और कहा करते कि सुरेश उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और उसकी पत्नी भी उन्हें कोई काम नहीं करने देती। यह सब सुनकर योगेश भी निश्चिंत हो जाया करता था कि उसके पीछे से उसके चाचा चाची का ध्यान रखने के लिए उसका छोटा भाई है और साथ ही उसकी पत्नी भी है। लेकिन जब योगेश का दोस्त विनीत अपनी डील करने के लिए वापस इंडिया आया, तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वह भी योगेश के चाचा चाची से हो गया। योगेश के चाचा चाची आधी रात में रोड पर इसीलिए चल रहे थे क्योंकि उनके अपने बेटे और बहू ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा कर उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था।
और उसके चाचा चाची 2 दिन से यूं ही सड़कों पर भटक रहे थे। उनके पास ना ही तो फोन था और ना ही वह किसी भी तरीके से अपनी खबर योगेश तक पहुंचा सकते थे। जब योगेश के चाचा चाची ने ये सारी बातें बताई तो योगेश की आंखों से आंसू बहने लगे और साथ साथ उसका दोस्त भी यह सब सुनकर भावुक हो गया कि खुद का सगा बेटा अपने ही माँ बाप के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है। विनीत को उनकी यह बात सुनकर उनके बेटे सुरेश पर बहुत गुस्सा आया। उसका मन तो कर रहा था कि वह सामने हो तो वह उसकी चटनी बना दे, लेकिन योगेश ने कहा उसे उसके किए हुए कर्मों की सजा तो मिलेगी ही, पर सही ढंग से। उसने ऐसा कहकर पुलिस को फोन कर दिया और योगेश के चाचा चाची ने अपने बेटे के बारे में सारी बात पुलिस को बता दी और पुलिस भी फिर उनके बेटे को पकड़ने के लिए निकल गई और घर जाकर उनके बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लिया। अपने सास ससुर पर अत्याचार करने के जुर्म में और उनका कत्ल करने की साजिश करने के जुर्म में वे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और योगेश अपने चाचा चाची को अपने साथ विदेश ले गया और योगेश अपने चाचा चाची के साथ अपने घर में बहुत अच्छे से रहता है और उसकी पत्नी भी उसके चाचा चाची का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उसके अपने सास ससुर तो नहीं थे, लेकिन वह योगेश के चाचा चाची को अपने सास ससुर ही माना करती थी और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। अब वह लोग सब साथ साथ एक सुखी परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और योगेश और उसकी पत्नी अपने किए हुए कामों की सजा भुगत रहे हैं। आखिरकार योगेश को उसके कर्मों की सजा मिली। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बुरा करने के बाद यह सोचता है कि वह सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि आज नहीं तो कल इंसान को अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। देर ही सही, लेकिन इंसान अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।